हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके और जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। जिस टॉपिक से एसएससी जीडी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद जीके जीएस पोर्शन में 30 नंबर के लिए पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। तो हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं। पहला टॉपिक है सो दिवस के ऊपर है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता के दिवस में 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिन विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मानवतावादी दिवस का रूप जो मनाया जाता है सो कौन सा दिन मनाते हैं। तो 19 अगस्त को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस जो मनाई जाती है सो 18 जुलाई को मनाई जाती है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है सो 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। वो संस्करण जो से कौन था तो 9वां था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। कौन सा दिन विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस का रूप में जो मनाया जाता है सो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का रूप में मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है सो 7 जून को मनाया जाता है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है सो 31 मई को मनाया जाता है। किस दिन विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व माप विज्ञान दिवस का जो रूप में मनाया जाता है सो 20 मई को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया जाता है। किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाई जाती है सो 3 मई को मनाई जाती है। किस दिन विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस जो मनाई जाती है सो 18 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है सो 7 मई को मनाया जाता है। किस दिन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाई जाती है सो 26 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस के रूप में मानता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है।
तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाई जाती है सो 8 मार्च को मनाई जाती है। किस दिन विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? तो वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है सो 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है सो 2 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाई जाती है सो 2 फरवरी को मनाई जाती है। किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाई जाती है। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है सो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है सो 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्न में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाई जाती है सो 10 जनवरी को मनाई जाती है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 10 जनवरी को मनाई जाती है। और क्वेश्चन पूछे कि किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाई जाती है सो 9 जनवरी को मनाई जाती है। तो अब हम लोग दिवस टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग झील की टॉपिक और बढ़ते हैं। पढ़ना तो बहुत है लेकिन हम लोग वही क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे जो बार बार पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है झील से रिलेटेड, भारत का सबसे बड़ा लेगून झील है। पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा लेगून झील चिल्का है, जो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भीरगु झील किस राज्य में स्थित है? तो भीरगु झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वेरीनाग झील कहाँ पे स्थित है? तो वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गंगाबाल झील कहाँ स्थित है? तो गंगाबाल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील कहाँ स्थित है? तो नागिन झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। रकासताल झील किस राज्य में स्थित है? तो रकासताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। खुरपाताल झील किस राज्य में स्थित है? तो खुरपाताल झील जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर झील जो है सो तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत झील है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील जो है सो रेणुका झील है, जो हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो राज्य का नाम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो नैनीताल जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध पिछोला झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध पिछोला झील जो है सो कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। कोडाई कनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोडाई कनाल झील जो है सो तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस झील के पूर्वी तट पर स्थित है? तो वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि केरल में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चपनाला झील कहाँ स्थित है? तो चपनाला झील असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील जो है सो लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। बर्फ से ढकी घेपन झील किस राज्य में स्थित है? तो बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। भारत में सबसे बड़ी अलवन झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी अलवन झील जो है सो वुलर झील है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? तो भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू जो है सो किसका नाम है? तो लवन झील का नाम है, यानी कि सॉल्ट लेक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब हम लोग मुख्यालय के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि किसका मुख्यालय कहाँ है, किसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो अब हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो स्थित है सो गुरुग्राम में स्थित है, जो कि भारत में पड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो से कहाँ है? तो मनीला है, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी आसियान का जो है, आसियान का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो जकार्ता में स्थित है। और जकार्ता कहाँ पड़ती है? इंडोनेशिया में पड़ती है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो है, आसियान का संगठन जो है उसका मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो जकार्ता में स्थित है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का मुख्यालय जो स्थित है सो पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ पे पड़ती है? फ्रांस में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो नाटो का मुख्यालय जो से कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर है। ब्रुसेल्स कहाँ पे पड़ती है? बेल्जियम में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में पड़ती है, जो कि यूएसए में पड़ती है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो रोम है। रोम कहाँ पे पड़ती है? इटली में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IOC का मुख्यालय जो स्थित है सो लुसाने में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ सही आंसर है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जिनोवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हैग में स्थित है। द हैग कहाँ पड़ती है? नीदरलैंड में पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ILO बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा है। जिनेवा कहाँ पड़ती है? स्विट्जरलैंड में पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ सही है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है सो वाशिंगटन DC में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ सही आंसर है।
शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीजिंग में स्थित है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्लैंड में स्थित है। ग्लैंड कहाँ पड़ती है? स्विट्जरलैंड में पड़ती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पे पड़ती है? स्विट्जरलैंड में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। विश्व डोपिंग विरोधी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व डोपिंग विरोधी संस्था का मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल है, जो कि कनाडा में पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ सही आंसर होगा। अब हम लोग टॉपिक 4 की ओर चलते हैं। 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा टॉपिक की ओर चलते हैं। चौथा टॉपिक है स्थलीय सीमा, यानी कौन सा देश के साथ कौन सी सीमा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है सो अफगानिस्तान के साथ है। तो अफगानिस्तान के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके पास है? तो बांग्लादेश के पास है। भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा जो कहलाती है सो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा कहलाती है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पाक बोलते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित पुल कौन सा है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो स्थित पुल है उसे आदम का पुल कहते हैं। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ घिरा हुआ राज्य जो है सो त्रिपुरा है। भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश श्रीलंका है। भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश पाकिस्तान है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन सा है? तो भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश श्रीलंका और मालदीव है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाला 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है सो श्रीलंका है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश तथा म्यांमार है। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो पड़ोसी देश से सीमा से जुड़े भारतीय राज्य की संख्या 17 है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है।
भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से म्यांमार की खाड़ी एवं पाक जलद मरुभूमि करती है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो 1972 में हुआ था, शिमला समझौता के तहत हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश जो है सो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाती है। तो अब हम लोग चौथा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 5वां टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 5वां टॉपिक में हम लोग संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुआ है? तो संविधान के दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। नौसेना, सेना और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो ये किस सूची में आती है? राज्य सूची में आती है, केंद्रीय सूची में आती है? तो ये जो सेना जो होती है सो केंद्रीय सूची में आती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह किस प्रकार से संबंधित है? केंद्रीय, राज्य, बीच, समवर्ती। तो जंगल जो दी गई है सो समवर्ती सूची के अंतर्गत संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है। जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि का एक विषय के रूप में शामिल किया? तो संविधान की किस सूची में कृषि का एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? तो राज्य सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है या किस सूची में सूचीबद्ध है? तो जो भवन तथा भूमि पर जो कर लगती है वो राज्य सूची में सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो मजदूर संगठन केंद्रीय सूची में नहीं है, इसके अलावा सभी है। निम्न में से कौन सी मुद्दे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत मजदूर जो है, मजदूर संघ किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सी विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है?
तो कौन सा विशेष जो है हमारी समवर्ती सूची के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो शेयर बाजार तथा भावी जो होती है, भावी बाजार, वो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा जंगली जानवर हो गया, जंगल हो गया, मजदूर संघ हो गया, सभी समवर्ती सूची में शामिल है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। किस सूची में सूचीबद्ध है? तो समवर्ती सूची में यानी परिवार हो गया, जनसंख्या नियंत्रण जो दी गई है संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। और यह किस सूची में सूचीबद्ध है? तो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल है, फिर भी कोई ऐसा मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी भी ना हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? तो उस मद पर कानून जो बनाती है केवल संसद ही बनाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है सो 22 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी थी? तो सिंध हो गया, कोंकणी हो गया, मणिपुर हो गया और नेपाली जो हो गई थी, ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया सो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग सूची वगैरह पढ़ लिए हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं संशोधन के तहत पढ़ते हैं, संशोधन के क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो संशोधन में जो शक्ति प्रदान की गई है सो किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है सो पहले संशोधन 1951 के द्वारा परिवर्धित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो दल बदल पर प्रतिबंध जो लगाया गया है सो किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लगाया गया है। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 अधिनियम के द्वारा आयु जो होती है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया है? तो वो 69 से यानी कि वो है क्या है वो हाँ संविधान संशोधन जो है 69 से 1991 के तहत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो
तो मिनी संविधान जो माना जाता है सो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम माना जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है? तो लोकसभा सदस्य की संख्या जो 520 जो निर्धारित की गई है किस संशोधन के द्वारा की गई है? तो 1956 के संशोधन के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया है। किस संविधान संशोधन में सिंध भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया सिंध भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। 1967 में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई है? तो अधिकतम 545 संख्या जो निश्चित की गई है सो 31वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है 1973 में, यानी कि 1973 के अधिनियम 1973 में की गई है 31वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकार में संशोधन किया जा सकता है? तो मूलाधिकार में संशोधन किया जा सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया? तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल जो से 6 वर्ष कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी के अनुसार से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया? तो किसके 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल जो है सो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो प्राप्त किया गया था सो 55वां संविधान संशोधन द्वारा दर्जा प्राप्त किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो संशोधन करने की प्रक्रिया जो होती है सो 368 के अंतर्गत होता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन जो कर सकती है सो कौन कर सकती है? तो केवल राज्यसभा कर सकती है। कौन कर सकती है? केवल राज्यसभा कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तानी को दे दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तानी को दे दिया गया था? तो 9वां संविधान संशोधन के द्वारा दे गया था। किसके द्वारा दी गई थे? 9वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थिका को
किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सी है? तो संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। संसद का अस्थाई सदन कौन है? तो संसद का अस्थाई सदन जो है सो राज्यसभा है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन सा प्रावधान करता है, कौन सा आर्टिकल के तहत करता है? तो 105वां आर्टिकल के तहत करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 79 में कहा गया, यानी कि आर्टिकल 79 में कहा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, नहीं, यही गलत है, क्योंकि राज्यसभा जो से एक अस्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद का बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं और शीतकालीन सत्र होते हैं। तो तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? तो अधिकतम समय अंतराल जो होती है सो 6 महीना की होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक होती है। तो हम लोग 5वां टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 6ठे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है नदी और शहर। कौन सा नदी किस शहर के किनारे बसा है? कौन सी शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पहला क्वेश्चन है, हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो सतलज नदी के किनारे लुधियाना शहर बसा है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है। बरेली किस नदी के किनारे बसा है? बरेली किस नदी के किनारे बसा है? तो बरेली शहर जो सो
राम गंगा नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो कटक जो है सो महानदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो चंबल नदी के किनारे कोटा शहर बसा है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो कावेरी नदी के किनारे मैसूर शहर बसा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर बसा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गोमती नदी के साथ होगा। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन नंबर नर्मदा नदी के साथ होगा। पेरिस पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ती है, किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। रोम जो कि इटली में पड़ती है, किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम जो से टाइबर नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टाइबर नदी के किनारे रोम बसा है। टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो टाइग्रिस नदी के किनारे बगदाद शहर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर होगा। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो बेतवा नदी के किनारे सांची शहर बसा है, तो ऑप्शन नंबर में बी सही है। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। राउरकेला किस नदी के किनारे बसा है? तो राउरकेला जो से ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा है। तो अब हम लोग छठा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए, यानी कि शहर और नदी से रिलेटेड कौन सी नदी के किनारे बसा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसका साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, यानी वैज्ञानिक का नाम पढ़ेंगे कि इसका नाम किसने दिया, इसका नाम किसने दिया। तो सबसे पहला है, दिनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? यानी कि दो नाम जो दिया गया था ना, तो दिनाम पद्धति की प्रणाली जो है सो किसकी द्वारा दी गई थी? तो कैरोलोस लिनियस के द्वारा दी गई थी। जानवरों को वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो जानवरों को वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए कौन भाषा का प्रयोग करता है? लैटिन भाषा का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टेग्रिना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी की वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो है या पैंथरा टिग्रस है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बतावें कि शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो है या कि पैंथरा टिग्रस है। तो ये क्वेश्चन जो से पेंडिंग में रहता है, आप लोग कमेंट में बतावें। आप लोग को 5 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद हम बता देंगे। एलिफाज मैक्सिमस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एलिफाज मैक्सिमस जो है सो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो हाथी का वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो
तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम जो है सो मस्का है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम जो है सो नीलंबो है। नीलंबो न्यूसिफेरा है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसीमम है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसीमम टेनुइम्फ्लोरोलम है। ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर है। अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सेवन टॉपिक यानी कि 7वां टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या उत्पादन होता है, कौन सी राज्य से सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है। तो केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो कश्मीर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। निम्न राज्यों में से कौन काजू का प्रमुख उत्पादक है? तो काजू का प्रमुख उत्पादक केरल है। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर है। भारत का सबसे अधिक खदान उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सी है? तो भारत का सबसे अधिक खदान उत्पन्न करने वाला राज्य जो है सो यूपी है। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल जो है सो सरसों नहीं है। इसके अलावा कपास, मूंगफली, मक्का जो है से तीनों खरीफ फसल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गलत उगम को पहचान कीजिए। तो इसमें गलत कौन सा है उसमें आपको पहचान करना है। तो चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है। तो ये नंबर वाला बिल्कुल सही है। और केरल नारियल का उत्पादन केरल में होता है, बिल्कुल सही। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में मूंगफली का नहीं होता है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध जो है सो दूध से है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर है। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है सो कुर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? तो जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है तो उसे हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो तमिलनाडु राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सी है? तो भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पन्न करने वाला राज्य जो है सो केरल राज्य है। गुलाबी क्रांति किससे से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है सो झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का साथ होगा। झींगा क्या होती है? एक प्रकार से मछली होती है। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन जो होती है सबसे अधिक यूपी में होती है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है? तो कृषि में लगा हुआ है 14.5% कृषि में लगा हुआ है कार्यशील जनसंख्या का। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सी है?
तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य जो है कर्नाटक है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी फसल जो है से जूट है। जूट जो है से रबी फसल है। इसके अलावा सब खरीफ फसल है। नहीं, इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल जो से जूट नहीं है। रबी की फसल जूट नहीं है। ये क्या है? खरीफ फसल है। गेहूं जो रेपसीड जो है सो रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल जो है तंबाकू है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सी है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाली राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग उत्पादन से रिलेटेड टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं कि कौन सा राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब हम लोग 8वां टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है नदियाँ। नदी की रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। हिमालय पर की नदियाँ हैं, तो हिमालय पर की नदियाँ जो से कौन कौन सी है? तो हिमालय पर की जो नदियाँ जो है सो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, सतलज नदी है। कौन कौन से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है और सिंधु नदी है हिमालय पर की नदियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लार्जेस्ट रिवर जो है से कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है सो गंगा नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो डी के साथ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पादमा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है तो उसका संयुक्त जलधारा जो बनती है सो मेघना की जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत की सबसे अधिक नौगमय 2 नदियाँ हैं। तो भारत की सबसे अधिक नौगमय 2 नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो सबसे लंबा सड़क सेतु जो है कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है सो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो उत्तराखंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है, कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में जो उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा पहले सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा नदी बनाती थी। और कौन बनाती थी? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती थी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो नदी का नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। कावेरी नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया और गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है सो भारत ही है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो नदी किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। या लंबाई जो से कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो तिब्बत में
मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु नदी का भी है, सतलज नदी का है और ब्रह्मपुत्र नदी का भी है। तो इनमें से सभी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का जो निर्माण करने वाली है सो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो नदी का नाम बताइए। तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हिमालय से परे की नदी है वो कौन सा नदी है? तो सतलज नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कौन सा नदी जो है जो एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी एक प्रकार की विनाशक नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतर अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो वो दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो नर्मदा नदी हो गई और सोन नदी हो गई। एक ही जगह से निकलता है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में है कि तावा किसकी सहायक नदी है? तो तावा जो है सो किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है, अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 8वां टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 9वां टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 9वां टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मंदिर के बारे में कि कौन सा मंदिर जो है कहाँ स्थित है, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। तो पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है। पूछेगा कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है और उसका निर्माण जो है किसने किया था? तो गंग शासकों का द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो नीलकंठ महादेव मंदिर जो है सो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा बनाया गया है? तो पूछेगा कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो नरसिंह देव द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा बनाया गया है? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया है। लोटस मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो लोटस मंदिर दिल्ली राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन का नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण जो चित्तौड़गढ़ में पड़ती है राजस्थान में, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राजा जयचंद के द्वारा राजा भोज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर पड़ता है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अनंत वर्मन देव के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर है। पद्मन भास्वामी मंदिर जो होती है, पद्मन भास्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पद्मन भास्वामी मंदिर जो है सो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओमकारेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ओमकारेश्वर मंदिर जो है सो एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लिंगराज मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित काली मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो काली मंदिर का निर्माण जो किया गया था सो रानी दास के द्वारा किया गया था। ये कहाँ पड़ती है ये नदी, ये मंदिर जो से कहाँ पड़ती है? तो कोलकाता में पड़ती है। अमरनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अमरनाथ मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा बनाया गया है? तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेल गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो खेल गोपाल जो है सो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खेल गोपाल जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं। हम लोग मंदिर का टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 10 नंबर पे टॉपिक पे आ गए हैं, 10वां टॉपिक को रिवीजन कर रहे हैं जो कि किससे है? लोक नृत्य है। तो खेल गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का है। अगला क्वेश्चन है, सेला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सेला जो है सो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दमाली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दमाली जम्मू कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झकोलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झकोलिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तेरातली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तेरातली राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नवरानी चेत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो नवरानी चेत जो है सो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कल्ली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कल्ली गोपाल असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुमायूनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुमायूनी जो है सो उत्तराखंड राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड का है और छत्तीसगढ़ का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि कर्मा जो है से दोनों राज्य की यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, चाकरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो चाकरी राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बांस नृत्य जो है सो नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोड़ो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोड़ो तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। खेवा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो खेवा नृत्य जो है सो नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जटा जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जटा जटिन जो है सो बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अभिनव बिंद्रा के बाद इनमें से किसने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले सिक्के प्रतीक है। तो ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले सिक्के जो है सो 5 महाद्वीपों के है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो किस वर्ष ने भारत ने ओलंपिक की खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो 1928 में जीता था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका देश जो है सो पहला स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष जो बने हैं सो थॉमस वाच बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग किस वर्ष लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग जो लिया था किस वर्ष लिया था? तो 1928 में लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और कहाँ पे लिया गया था? एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लवलिन बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता? तो लवलिन बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रोंज मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ब्रोंज मेडल। चर्चा में रही अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? तो चर्चा में रही अदिति अशोक जो है सो गोल्फ खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका सही आंसर होगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन था? तो 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर जो था सो मीरा तोबा था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था?
तो ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को शामिल जो किया गया था सो पेरिस ओलंपिक में किया गया था और 1900 में इसको शामिल किया गया था, यानी कि 1900 में शामिल किया गया था। वर्तमान भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो वर्तमान भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान जो है सो रानी रामपाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन जो हुआ था सो 1896 में हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग 11 टॉपिक जो है 11वां टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 12वां टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और 12वां टॉपिक किससे रिलेटेड है, यानी कि बुक से रिलेटेड है कि उसका नाटक से भी रिलेटेड है, यानी कौन सा किताब किसने लिखा था। तो पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक क्या है? तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक जो है सो नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, ये तीनों है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा, इनमें से तीनों दिया गया जो है सो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित जो से एक बुक थे, उसका लेखक जो से कौन थे? तो बाणभट्ट थे, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ में दिया गया है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी पुस्तक जो है, कादम्बरी पुस्तक में महान रोमांटिक नाटक लिखा है, वो कादम्बरी का लेखक कौन है? तो कादम्बरी लेखक पुस्तक का जो लेखक है सो बाणभट्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक का रचनाकार जो से कौन है? तो विष्णु शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पुस्तक कथास ऋतसागर किसने लिखा था? तो कथास ऋतसार पुस्तक जो लिखी थी ये सोमदेव लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विक्रमाकदेव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रमाकदेव चरित पुस्तक का लेखक जो है सो कौन है? तो विल्हन है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र का रचयिता जो है सो भरत मुनि है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर होगा। मृच्छक कटियम के लेखक कौन है? तो मृच्छक कटियम का लेखक जो है सो शूद्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर होगा। मृच्छक कटियम का लेखक कौन है? शूद्रक है। 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं की नामक पुस्तक लिखी थी, कौन लिखी थी, किसने लिखी थी? तो ये दंडी ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना जो की थी सो हेरोडोटस ने की थी। किसने की थी? हेरोडोटस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाखा दत्त है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टधाई पुस्तक जो है सो ये पाणिनि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। मालविका गिन मित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? तो मालविका गिन मित्रम नाटक का रचना जो है सो इसका रचनाकार जो से कौन है? तो कालिदास है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आदि पुराण के लेखक कौन है? तो आदि पुराण का लेखक जो है सो जिनसेन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक जो है सो कालिदास है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन है? तो औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता का लेखक जो है सो कौन है? तो चरक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मिताक्षरा किस भारतीय लेखक के द्वारा रचित पुस्तक है? तो मिताक्षरा जो है सो किस भारतीय लेखक के द्वारा रचित पुस्तक है? तो विज्ञान, ये किसके द्वारा है? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य का रचयिता जो है सो आशु घोष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो शिल्पाधिकारम का रचयिता जो है सो इलांगो अडिगल है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पुस्तक राजतरंगी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक जो है सो कल्हन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तिरुकुरल जिसे तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है, तिरुकुरल जिसे तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है, वो जो है सो उसका लेखक जो है सो कौन है? तो तिरुवुलर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोपनवास वादता के लेखक कौन है? तो सोपनवास वादता का लेखक जो है सो कौन है? तो भास है। तो ऑप्शन नंबर ये बी के साथ इसका सही आंसर होगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद का लेखक जो है सो जयदेव है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता जो है सो वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता जो है सो वेद व्यास ही है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण का रचयिता जो है सो महर्षि है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर होगा। तो महर्षि क्या है? रामायण का रचयिता कौन सी है? तो महर्षि वाल्मीकि है। अब वेद व्यास है, तो महर्षि वाल्मीकि है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन सी है? तो रामचरित के मानस का लेखक जो है सो कौन है? तो तुलसीदास है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। शहनामा के लेखक कौन है? तो शहनामा पुस्तक का लेखक जो से कौन है? फिरदौसी है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाबरनामा आ तुजक ए बाबरी पुस्तक किसने लिखा था? तो बाबरनामा या तुजक ए बाबरी पुस्तक जो लिखा था सो किसने लिखा था? तो बाबर ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यानी कि डी में दिया गया है, बाबर ने लिखा था। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद का लेखक जो है सो अल बुरूनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा का लेखक जो है सो रजिया सुल्तान है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अकबरनामा आ आयने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो अकबरनामा आ आयने अकबरी पुस्तक का लेखक जो है कौन है? तो अबुल फजल है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पुस्तक पद्मावती के लेखक कौन है? तो पुस्तक पद्मावती का लेखक जो है सो मलिक मोहम्मद जायसी है। पुस्तक पद्मावती का लेखक जो है सो मलिक मोहम्मद जायसी है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद नामक पुस्तक का लेखक जो है सो जयदेव है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग
कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, 12वां भी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 13वां टॉपिक को कवर करते हैं, जिस टॉपिक में लोकनृत्य के बारे में समझाया जाएंगे कि कौन सा लोकनृत्य किस राज्य का है। तो लावनी लावनी किस राज्य का प्रमुख लोकनृत्य है। तो लावनी जो है सो महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोकनृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, झोरा किस राज्य का प्रमुख लोकनृत्य है। तो झोरा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकनृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो राउफ जो है सो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिक्कत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो हिक्कत जो है सो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो घूमर जो है सो राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लीम किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो लीम नागालैंड की प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, डंडांटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो डंडांटा जो है सो उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ बिल्कुल सही है। कावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो कावड़ी जो है सो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो बसंत जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। गंभीरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो गंभीरा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोकनृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो तमाशा जो है सो महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो गिद्दा जो है सो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य है। गोड़ो किस राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो गोड़ो जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य कौन सी है, गोड़ो है। सवारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो सवारी दिल्ली राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य है। संचार किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो संचार जो है सो उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो फुगड़ी गोवा राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य है। जाटा किस राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो जाटा बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य है। बम्बू किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो बम्बू मेघालय राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य है। जाटा किस राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य है। तो जाटा जो है सो किस राज्य की प्रसिद्ध लोकनृत्य है, बिहार की। और बम्बू जो है सो कहाँ की है, बम्बू जो है सो ये बम्बू कहाँ का लोकनृत्य है। तो बम्बू जो है मेघालय का है। सरहुल किस राज्य का लोकनृत्य है। तो सरहुल जो है सो बिहार का लोकनृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग 13वां टॉपिक भी फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग 14वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें चर्चा करेंगे जनगणना के बारे में। तो भारत में पहली बार जनगणना कब आई थी। तो 1872 में आई थी। और किसके कार्यकाल में आई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में आई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। तो आकलन जो से कब किया गया था।
तो 1881 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? तो एक अरबे शिशु कन्या को जो नाम रखा गया है सो आस्था रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के बड़े देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश में भारत का जो स्थान है सो दूसरे नंबर पे है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी के साथ इसका सही आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या जो है सो 121.05 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी है? तो 17.5% है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में सांख्यिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो सांख्यिकी विभाजन वर्ष जो कहा जाता है सो 1921 को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना के इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना इतिहास की जो कौन सा जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ दिया गया है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना जो की जाती है सो कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में एक बार की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का सही क्रम जो है सो ऑप्शन नंबर ये है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य का सही क्रम कौन है? तो 3 सबसे छोटे राज्य का जो सही क्रम है सो कौन कौन सा है? तो सिक्किम है, मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? तो लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर डी में लक्षद्वीप दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इस महामैराथन क्लास को कंप्लीट किए हैं, और इस क्लास को देखने के बाद वादा करते हैं कि जीके जीएस पोर्शन में 30 नंबर में से 30 नंबर पक्का आएगा। और इस हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ नए अंदाज में। तब तक आप लोग को बाय बाय, थैंक यू।